हाँ, हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो, बात सुनो बहुत ध्यान से। ईएम वेव्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक बार फटाफट से बेटा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो ईएम वेव्स में बेटा मैंने आपको क्या बताया, अगर एक चार्ज पार्ट, बेटा ईएम वेव्स जैसे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक वेव भी है और मैग्नेटिक वेव भी है। इलेक्ट्रिक वेव भी चल रही है और मैग्नेटिक वेव भी चल रही है ना। और वेव है तो वेव है, चलता हुआ डिस्टर्बेंस, तो वेलोसिटी तो होगी होगी। बेटा देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल ना रेस्ट पे, अगर एक चार्ज पार्टिकल, देन इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर चार्ज पार्टिकल ना रेस्ट पे, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, इट इज अ सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, इट इज अ सोर्स ऑफ। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें बेटा तीन चीजें हैं। अरे बेटा ये पहले कर लेते ना क्लास से। अरे सामने आप करो, इसकी बस की नहीं यार। हाँ, तो बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हाँ इधर देखो बेटा, इधर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी वेव है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है। तो बेटा अगर रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी। और अगर एक्सेलरेटेड है तो ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ईएम वेव्स की बेटा। ईएम वेव्स बेटा देखो है क्या, देखो ई बी वी तीन चीजें हैं। और ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसके बाद ई बी वी म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ई क्रॉस बी जो होता है ना बेटा, वो पैरेलल टू वी होता है। मतलब चलती किस तरीके से है ईएम वेव कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ऐसे चलती है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में चलती हैं। तो ई क्रॉस बी पैरेलल टू वी, ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ई कैप क्रॉस बी कैप क्या होता है बेटा, वी कैप। क्या होता है बेटा, वी कैप। इससे पता लग जा रहा है तीनों परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता है, अगर ये चीज जो है ये इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर। बेटा ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। और अगर दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है। 1 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा 1 होगा, थीटा क्या हो गया 90, थीटा क्या हो गया। तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई ई क्रॉस बी पैरेलल टू वी, और यहां से क्या निकल के आ गया, ई कैप क्रॉस बी कैप आ गया, वी कैप। इससे पता लग रहा है ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ई बाय बी देखो हमने क्या सीख लिया, ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई क्रॉस बी पैरेलल टू वी, ई कैप क्रॉस बी कैप वी कैप, एंड ई एंड बी आर ऑलवेज इन सेम फेज। ई एंड बी आर ऑलवेज, है ना, इन सेम फेज। पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, आर ऑलवेज इन सेम फेज, ई एंड बी आर ऑलवेज इन सेम फेज। इसके बाद बेटा मैंने क्या सीखा था, जो एनर्जी है बेटा, ये ना गुड बच्चे हैं बेटा, ईएम वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बराबर बराबर बटी एनर्जी। कैसे बटी है, तो एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर बांटी है। कैसे बांटी बेटा, बराबर बराबर बटी हुई है। और जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आती है, एवरेज वैल्यू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आएगी बेटा, वो क्या आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू लेंगे, आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाय रूट टू, जो पीक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाय रूट टू। शमीम बेटा अभी इधर देखेंगे, बेटा याद कर लें। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, बेटा प्लीज सब लोग इधर सुन लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी बी आर एम एस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी आर एम एस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। कुछ रह गया, ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ई क्रॉस बी पैरेलल टू बी, ई एंड बी आर ऑलवेज इन सेम फेज, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। ई बाय बी इक्वल टू सी, ई बाय बी इक्वल टू सी, तो ई इक्वल टू बी सी। बेटा अगर भूल जाए तो बेटा ए बी सी में बी सी साथ में आते हैं, बी इक्वल टू सीई नहीं लिख लेंगे, सीई साथ में नहीं आते हैं। तो सही क्या है, ई बी सी, है ना, बी सी साथ में आते हैं, तो ई इक्वल टू बी सी। तो E by B equal to C, E cross B parallel to C, E and B are always in same phase, E B V are mutually perpendicular, E cap cross B cap V cap,
एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बेटा बात आती है बेटा गामा सॉरी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम कौन सा बेटा? GXUVIMR। बेटा गामा रेस कब निकलती है बेटा? जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, अल्फा बीटा गामा डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या होता है न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। डी एक्साइट होते हैं तो बेटा जो एनर्जी निकलती है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा गामा रेडिएशंस। बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होते हैं और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स में ये जो इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑर्डर क्या होता है बेटा? एमईवी के ऑर्डर। किस ऑर्डर की होती है एनर्जी? एमईवी के, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है बेटा। गामा रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है ना। और यूज कहां करा जाता है बेटा? इसको यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसके लिए? कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद GXUVIMR एक्सरेज। एक्सरेज बेटा कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को ना बहुत हाई किलोवोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट करते हैं और बेटा मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की रेज को और वहां से निकलती है एक्सरेज। बेटा फोटॉन्स टकराए थे तो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो फोटॉन्स निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे जाके टकराते हैं और जो फोटॉन्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सरेज। क्या बोलते हैं? एक्सरेज। और बेटा ये किलो वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल लगाया जाता है तो जो एनर्जी हो जाती है वो किस ऑर्डर की होती है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी हो जाती है। और यूज कहां किया था? मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। हड्डी टूट रही हो, चेस्ट में इंफेक्शन हो, साइनस, मतलब ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कब निकलती है? लाइमन सीरीज में आती है। और लाइमन सीरीज बेटा कब बनती है? जब बेटा 1 पे जंप करता है ना कहीं से भी। बेटा यहां की एनर्जी थी 13.6, नेगेटिव में थी, मैग्नीट्यूड लिखता जा रहा हूं 13.6 बाय n स्क्वायर से 1.5, 0.85, 0.544। तो जो एनर्जी आएगी 10.2 से 13.6 तक आएगी, 13.6 तक। विजिबल कब बनेगी बेटा? जब यहां से यहां पे आएगा 2 पे आएगा जब बामर सीरीज, तो बेटा 1.9 से 3.4 तक, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अच्छा अल्ट्रावायलेट यूज कहां करी जाती है? अल्ट्रावायलेट यूज करी जाती है आंखों की सर्जरी जब होती है तब यूज करी जाती है। प्लीज सुन लेंगे, अरे बेटा मेरी बात सुन लेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करे जाते हैं आंखों की सर्जरी के लिए और वाटर प्यूरिफिकेशन में। ROUV UF आपने सुन रखा है ना? ROUV UF MTDS ऐसा सब लिखा था। तो यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो यूज किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहां कहां यूज होता है? आई सर्जरी में और वाटर प्यूरिफिकेशन में। ओजोन लेयर जिस पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। विजिबल बेटा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और ये किसके काम में आती है? देखने के लिए, है ना? ये तो सबसे जरूरी चीज है। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड आते पास्चन ब्रैकेट फंड में। पास्चन में जो एनर्जी आएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, इंफिनिटी से 3 पे आएगा तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी होती है ना? तो और इंफ्रारेड रेडिएशंस कहां जब भी हीट वेव्स का नाम आएगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन, जब भी हीट वेव्स का नाम आएगा तो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन। हमारी बॉडीज जो हीट वेव एमिट करती है वो कौन सी? इंफ्रारेड। रात में धरती माता जो एमिट करती है इंफ्रारेड, वो कौन सी रेज है जिसको बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर नहीं जाने देता, रात में ठंडी होने से रोक लेता है? इंफ्रारेड, जिसके कारण धरती गर्म रह पा रही है, इंफ्रारेड। तो ये हो गया। और इंफ्रारेड बेटा यूज कहां होता है बेटा? इसमें अपने स्विच, ये रिमोट्स में, भले टीवी रिमोट हो, भले कोई भी रिमोट, मतलब जैसे आज ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं मोबाइल एक दूसरे को, पहले जब बहुत स्टार्टिंग में आया था तो बेटा इंफ्रारेड रेज से कनेक्ट होते थे। जितने भी हाउस होल्ड आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है दैट इज बेस्ड ऑन इंफ्रारेड रेडिएशंस, है ना? माइक्रोवेव बेटा घर पे हम माइक्रोवेव अवन यूज करते हैं और रडार सिस्टम में यूज करते हैं। अवन, माइक्रोवेव अवन होता है और रडार सिस्टम होता है। बेटा माइक्रोवेव अवन में बेटा क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की वही फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस में आ जाता है, इसलिए यूज करी जाती है माइक्रोवेव्स, है ना? इसके बेटा बात आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं बेटा ये कम्युनिकेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करी जाती हैं। आइए बेटा अब इनकी वेवलेंथ रेंज याद कर लेते हैं। अगर वेवलेंथ रेंज याद हो गई तो फ्रीक्वेंसी अपने आप याद हो जाएगी क्योंकि V इक्वल टू एफ लैम्डा तो हमको मालूम ही है। तो हम बेटा वेवलेंथ रेंज याद कर लेंगे।
अब बेटा फिर से एक बार लिख लेते हैं, ये आपको बेटा 2-3 बार चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये 2-3 बार चार्ट बनाया नहीं वेवलेंथ रेंज का, अगर आप सोच रहे हैं आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने भी ऐसे याद किया तो आपको भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें जो बेटा याद नहीं रहती हैं, अगर आप एक बार दो मतलब 3-4 बार चार्ट बना लेंगे तो बस याद हो जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब गामा रेडिएशन, गामा बेटा सबसे कम वेवलेंथ का, इससे कम वेवलेंथ किसी की नहीं होती गामा। देखो इसको ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाएगा 3, बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -3 नैनोमीटर से छोटी होती है बेटा। गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर -3 नैनोमीटर से। इसको अगर आपको सोचना है, आप सोचो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ रही है। एनर्जी क्या होती है hc बाय लैम्डा। hc की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240। क्या ये बात याद आई? बाय लैम्डा। अब अगर ये 10 की पावर -3 होगा तभी ऊपर जाके 10 की पावर 6 बनेगा, तभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। ये अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन रहा है, ये 1000 है तो 1000 और आएगा तभी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। अगर आपको अगर मतलब बनानी हो वैल्यूज तो बेटा hc की वैल्यू थी 1240, ये हमको याद है ना। बाय लेमडा किया तो बेटा मैंने आपको बस ये बताया 10 की पावर -3 नैनोमीटर से छोटा, 10 की पावर -3 नैनोमीटर से छोटा। बेटा विजिबल जिसको ना मालूम हो 400 से 700 नैनोमीटर, बेटा मेरे को मिलना, मैं आंखें निकाल लूंगा तुम लोगों की, है ना। इसके बाद बेटा आती है एक्सरेज, ये भी बहुत छोटी वेवलेंथ होती, बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशन से बहुत कम देर के लिए चालू किया जाता है एक्सरेज। तो बेटा ये बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है, नैनोमीटर्स में ही रहते हैं, 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। ये खाली नैनोमीटर्स में ही रहते हैं, ये खाली नैनोमीटर्स तक ही रहते हैं, 1 नैनोमीटर तक, उससे बड़े नहीं होते हैं। इसके बाद बेटा 400 से ये है और 1 नैनोमीटर तक ये, तो ये क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट क्या आ गया, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। याद करना बहुत ही आसान। इंफ्रारेड आई बेटा देखो 700 तक तो ये है, तो 700 नैनोमीटर से तो स्टार्ट होगा, 700 नैनोमीटर से तो। और ये जो आई है बेटा, इसका डायमेंशन क्या है, लगभग 1 mm, लगभग कहां तक है बेटा 1 mm टू 1 mm। और बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, 7 बेटा समझ में भी आ रहा है, 1 आना चाहिए। अब बेटा जो रेडियोज होते हैं ना, आपने अपने दादाजी का रेडियो देखा होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होता कोई भी रेडियो, 10 सेंटीमीटर से बड़े बड़े ही होते हैं। तो जो वेवलेंथ होती है बेटा, रट्टा मारने के लिए बताया 0.1 मीटर से बड़ी होती है, 0.1 मीटर से बड़ी होती है। और यहां पर क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक, दैट इज 10 सेंटीमीटर तक। तो ये अगर आपने बेटा 2-3 बार लिख लिया, हालांकि बेटा मैं आपको बताऊं वेवलेंथ रेंज अगर आपको पूरी नहीं भी याद है काम बन जाएगा, है ना। 90% में श्योर हूं, बस वो 10% के लिए मैंने आपको ये याद करा दिया कि आप लोग ये ना कहें हमने याद नहीं कराया, मैंने आपको पूरा याद करा दिया। हाँ आपको 1-2 बार लिख के देखना पड़ेगा। GX UV IMR बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, ये नीचे आते आते वेवलेंथ बढ़ रही है, ऊपर जाते जाते वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर कोई कहेगा कि भैया मेरे को फ्रीक्वेंसी बतानी है गामा रेडिएशन की, तो V = F लैम्डा होता है, तो F हो जाएगा V बाय लैम्डा। V हो गया 10 की पावर 8, ये 10 की पावर -3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 10 की पावर 11। तो 10 की पावर 11 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर आपको बनाना ही पड़ जाए, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ ही ले, लेकिन मेरे को उम्मीद कम है, वेवलेंथ ही ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो GX UV IMR, GX UV IMR ये मेरे हिसाब से अपने को याद हो गया होगा। इसके बाद बेटा एक अगली बात और आती है, इसके बाद बेटा जो लाइट की स्पीड होती है बेटा, वो 1/√μ0 शायद दोबारा बताऊं या याद है बेटा, μ0 होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और 1/4 पाई ε0 होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर आपने दिस अपॉन दिस किया तो μ0 ε0 इकट्ठा हो जाएगा ना, 1/4 पाई μ0 ε0, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो 9 इंटू 10 की पावर 16 आ गया, और नीचे 4 पाई आ गया, 4 पाई को उड़ा दीजिए और ये c² दिख गया आपको, तो c क्या आ गया 1/√μ0 ε0। और बेटा किसी मीडियम में, ये तो वैक्यूम में वेलोसिटी है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में,
अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि भैया 1/√μ0 का डायमेंशन क्या होगा, LT-1 भाई वेलोसिटी है ईएम वेव की, किसकी वेलोसिटी है, ईएम वेव की। अगर कोई पूछे किसी और मीडियम में क्या आएगा तो 1/√με, 1/√με। और म्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, μ0 और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, ε0 बेटा एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएंगी बातें, μ0 और ये क्या आ जाता है, ε0 और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n वो होता है c/v, जिसकी वैल्यू आ जा रही है √με अपॉन μ0 और म्यू क्या है, μ0 एप्सिलॉन क्या है, ε0 तो ये बन जाएगी √μr है ना। μr की जो वैल्यू होती है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो कई बार आपको कहा जाएगा लाइट वेव ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए अन्नू। तो बेटा अगर आपको बताना है लाइट वेव ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो वैसे तो √μr एप्सिलॉन, और μr दिया नहीं जाएगा तो μr को क्या ले लेंगे 1। तो अगर μr नहीं दिया है क्वेश्चन में तो चुपचाप से क्या ले लो 1। ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए μr की जो वैल्यू आती है बेटा वो क्या आती है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो μr is 1 if not given in the question। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन, किसी बेटा वैक्यूम में और किसी मीडियम में क्या हो जाएगी 1/√μ एप्सिलॉन, c/v होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू आ गई √μr एप्सिलॉन। μr नहीं देंगे तो क्या यूज कर लेंगे 1, μr नहीं देंगे तो क्या यूज कर लेंगे 1। इसके बाद बेटा अगली बात आती है, चलिए जरा भाई, तो बेटा आइए इसके बाद अगली बात बेटा बात कर लेते हैं। अगली बात बेटा हमारी चल रही थी कि अब मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन नाम जरूर सुना होगा आपने, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन है ना। ये 4 इक्वेशन वो महान 4 इक्वेशन है जिससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके एसी तक सारी थ्योरी डेवलप हो सकती है केवल 4 इक्वेशन से। खोज तो थी एक मास्टर इक्वेशन की जिससे सब कुछ निकल आए पर वो हो नहीं पाया। पहली इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, E.ds का समेशन, ये क्या आया था किसी को याद है, Q_in/ε0। क्या आया था बेटा, Q_in/, ये थी पहली इक्वेशन। ये क्या है, गॉस लॉ। पहले और दूसरे दोनों ही गॉस लॉ हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। B.ds का इंटीग्रेशन, B.ds का समेशन, ये क्या आता है 0, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। हमेशा क्लोज लूप बनाने से होगा क्या, कोई भी अगर आप सरफेस लेंगे जितना नेगेटिव फ्लक्स आएगा उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बेटा एक बार बोल लेंगे साथ साथ में, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसके बाद बेटा अगली जो इक्वेशन आती है दैट इज एम्पियर्स लॉ, वो था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ये एम्पियर साहब ने निकाला था लेकिन उसको बाद में मॉडिफाई करना पड़ा, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया और बेटा यहां पे बना दिया μ0 IC प्लस ये कंडक्शन करंट हो गया, जिस करंट को आप जानते हैं। एक जबरदस्ती में चीज जोड़ी गई ε0 d phi E/dt। ये बेटा क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। था क्या, जब एम्पियर साहब ने जब डेवलप किया था एम्पियर्स लॉ, तो वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किए थे उस सिचुएशन में थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही थी और खाली करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके सोर्सेस क्या थे, एक चार्ज और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये वो वाला पार्ट है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको नाम क्या दिया गया, ε0 d phi E/dt, ε0
डी फाई ई बाई डी टी। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई आपसे कहता है क्वेश्चन में देता है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालिए, कई बार हो सकता है आपको डर लगे, मैं आपको बड़ा सिंपल टेक्निक बताता हूं। कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आ जाएगा, आपने पता है क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट काट के पढ़ना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट वर्ड को काट दीजिए, करंट निकालिए। जो करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। जो करंट, जिस करंट को आप जानते हैं वही डिस्प्ले मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों चीजें पूछ ली हैं, तो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों क्या होती हैं, बस ये देखो कि किस में दोनों ऑप्शन बराबर दिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है, चौथी बात जो आ रही है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा जब भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होता है किसी कॉइल से, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ आता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, वन चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वन चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ई डॉट डीएल का समेशन ये हो गया। ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर किसी को याद हो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, बी डॉट ए से या बी डॉट डी ए के समेशन से, या बी डॉट डी ए के समेशन से। तो मैंने आपके सामने ईएम वेव्स कंप्लीट बताया। आइए देखते हैं कैसे खतरनाक क्वेश्चंस इन्होंने हमसे पूछे हैं। हाँ डेफिनेटली मेरे पास, मैंने भी कुछ ही क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं। दोस्त आपके पास तो बड़ी किताब है ना, मेरे को दे दो यार, वो मैं बड़े बड़े अक्षर पढ़ूंगा यार। और ये देखिए ये बहुत ही शानदार तरीके की किताब लेके आ रहे हैं। कितनी पुरानी बेटे बता दो बस, लास्ट ईयर। हाँ आइए आइए, बहुत ही शानदार है। और ये आएंगे, अब देखिए मिटो के भी दिखाएंगे। आइए, ये बहुत ही कमाल मिटोते हैं, आसाम से आए हैं आपके सामने मिटोने के लिए। पेज नंबर क्या है बेटा इसमें, आप 189। चोर। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन नीट 2021 का है, ये बहुत ही आपके पास नहीं है, सॉरी। चलिए 19 से है आपके पास, 21 का क्वेश्चन आपके पास है नहीं। और उसमें भी आपसे पूछा क्या था, पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट था। 21 में भी आया है और 19 में भी आया है। आइए देखते हैं। अरे अरे अरे, ये सही से मिटो तुम, जो दिखने वाली चीज है वो ऐसे साफ कर रहे हो तुम। बहुत ही शानदार मिटोते हैं ये, कमाल। हल्के हल्के इसको अंदर खिसका दो, वेरी गुड। अच्छा वो रह गया, अभी बाहर ही निकाल दो। चलिए अब आप ऐसा करिए, वाला बोर्ड चमकाइए, बहुत ही शानदार चमकाते हैं, बहुत ही कमाल, मशहूर हैं आसाम में। हंस रहे हो तुम, और आसाम का बच्चा कहां है, ममनून तुम भी आसाम के हो, तुम भी, ये मशहूर है नहीं है आसाम में, है बस। अच्छा अब देखो बात सुनो ध्यान से, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं V है V नॉट साइन ओमेगा टी, कह रहे हैं मतलब ये 21 में क्वेश्चन आया था, आपके में नहीं है। चलिए मैं देख लेता हूं क्या दिया है क्वेश्चन में। कह रहे हैं V है V नॉट साइन ओमेगा टी, और कहा गया है ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाई गई है। बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट को दिमाग से निकाल दो। Q होता है CV, Q क्या होता है, CV नॉट साइन ओमेगा टी। CV से आपने पहले क्या लिख लिया, चार्ज लिख लिया। बस बस रहने दो शमीम। तो शमीम ये आप चार्ज लिख पाएंगे ऐसे, बिल्कुल आराम से लिख पाएंगे। शमीम बहुत ही कमाल तरीके से चार्ज लिखते हैं। dq बाई dt आ जाएगा करंट, dq बाई dt क्या आ जाएगा, करंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, तेल लेना, डिस्प्लेसमेंट क्या, गो टू हेल। अब यहां से क्या जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और आपके सामने आंसर आ चुका है। कॉस में ऑप्शन दिए हैं 2 और सी वी नॉट ओमेगा एक ही में है। चुपचाप से टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खत्म हो चुका क्वेश्चन। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के खतरनाक क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, इसको देख के कई बार बच्चों की पॉटी भी निकल जाती है।
आइए देखिए, a parallel plate capacitor of 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. कह रहे हैं पोटेंशियल चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड. कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर का 20 माइक्रोफैरेड. कितना कैपेसिटेंस है बेटा? और कह रहे हैं चार्ज कितना हो जाएगा? CV. अब बेटा पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट. अबे dq बाई dt I C dV बाई dt. और कह रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज 3 और C दिया है आपको 20 इंटू 3. आंसर क्या जाएगा? 60 माइक्रो एम्पियर है ना, क्योंकि ये C मैंने लिया है माइक्रो में. तो बेटा 60 माइक्रो एम्पियर आ रहा है. 60 किस किस में है ऑप्शन? अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना चाहूं, अगर आप चार्ज कर रहे हो तो करंट तो है ही. अब पूछा क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट दोनों ऑप्शन क्या होने चाहिए? बराबर और जीरो नहीं होने चाहिए. एक ही ऑप्शन है ऐसा, दोनों ऑप्शन बराबर होने चाहिए. और चार्जिंग हो रही कैपेसिटर की तो करंट तो होगा, तभी तो चार्जिंग होगी भाई. अरे कह दो आ गया यार. तो भैया एक ही मतलब दो ऑप्शन में बेटा दोनों कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर दिए हैं और एक ही है जिसमें नॉन जीरो दिए हैं. तो बेटा बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन गलत पूछा गया है ना. ये गलत आया था क्वेश्चन. एक्चुअली इसमें एक लाइन फालतू लिख दी गई थी, मतलब खाली में ड्रामा किया गया था. जिसको आदमी को क्वेश्चन बनाना नहीं है उसने बना दिया. हालांकि ये क्वेश्चन मैं चेंज करके सही करके आपके किसी टेस्ट में डालने वाला हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे, देखेंगे नहीं उस क्वेश्चन को. ठीक है, अगला क्वेश्चन ये फिर से 21 का ही क्वेश्चन है. नीट 2021 में दो शानदार क्वेश्चन पूछे गए. इसका मतलब आपके पास नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं. कह रहे फॉर अ प्लेन ईएम वेव प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन. कह रहे एक ईएम वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में चल रही है. वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है. ई बी वी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर वेलोसिटी जो है वो आई कैप में है तो बेटा बस मैं इतनी बात जानता हूं, ई बी वी सब के सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी. बेटा मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड उधर को होगी, ऐसे होगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है मैं याद दिला देता हूं. अगर A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप है प्लस A3 के कैप है डॉट B1 आई कैप है प्लस B2 जे कैप है प्लस B3 के कैप है. अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे किया जाता है? आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो बन जाएगा A1 B1 और A2 B2 प्लस A3 B3. अब देखो जरा ध्यान से, जो ऑप्शंस हैं उनमें जो दो कॉमा करके लिखे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो किस में हो रहा है? पहले वाले में 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, दूसरे वाले में 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, तीसरे वाले में 1 माइनस 1 0 हो रहा है और चौथे वाले में भी चौथे वाले में -2 हो जा रहा है. तो बेटा एक ही है जिसमें ई और बी परपेंडिकुलर दिए हैं. छी से बुरा क्वेश्चन है. ई और बी क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए. हालांकि बेटा अगर थोड़ा सा वेक्टर्स की नॉलेज होती आप लोगों को या आपके दिमाग में होता, मैं ऑप्शन को इसलिए देखने लगा मैंने क्योंकि यहां पर बेटा देखो माइनस जे कैप प्लस के कैप और माइनस जे कैप माइनस के कैप आप फील भी कर सकते थे. ये एक्स है, ये वाई और ये जेड. अब बेटा देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लो जे कैप प्लस के कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को तो मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होगी ताकि ई क्रॉस भी इधर को है, इधर को होगी तो माइनस जे कैप प्लस के कैप में आएगी. अगर जे कैप प्लस के कैप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये 45 डिग्री पे इधर और ये 45 डिग्री पे इधर. अगर आप सोच सकते थे तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो आप खाली डॉट प्रोडक्ट जीरो करिए, काम खत्म करिए. ओ मैं एक बात बतानी भूल गया आपको पढ़ाते हुए, रेडिएशन प्रेशर एक चीज और होती है. ईएम वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें कैरी करती है. ईएम वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें कैरी करती हैं. आइए देखते हैं फटाफट से. तो पेमा टेंजिन बेटा, टेंजिन बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ईएम वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दो चीजें कैरी करती हैं. बेटा प्लीज मेरी बात सुनेंगे दोस्त मनीष भाकुनी, बेटा प्लीज सब लोग इधर देखेंगे, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे. बहुत ही लल्लू लेवल का टॉपिक चल रहा है. इंटेंसिटी का मतलब याद दिलाएं. इंटेंसिटी क्या होती है? जो एनर्जी आ रही है वन एरिया पे 1 सेकंड में, जो एनर्जी आ रही है, जैसे मान लो मैं धूप पे खड़ा हूं
तो जो वन एरिया पे, मान लो ये वन एरिया है, तो वन एरिया पे जो 1 सेकंड में एनर्जी फॉल करी दैट इज इंटेंसिटी। जो वन एरिया पे 1 सेकंड में एनर्जी आ रही दैट इज इंटेंसिटी। और बेटा E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये फेमस इक्वेशन को कौन नहीं जानता? एमसी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, ये क्या आ गया? E बाय सी। जो मोमेंटम होता है वो E बाय सी होता है, जो मोमेंटम होता है वो E बाय सी होता है। अगर आपको एनर्जी पता हो और अगर आपसे कोई पूछ ले मोमेंटम क्या होगा, तो वो E बाय सी होगा। E क्या होता है? एच सी बाय लेमडा। और E बाय सी जो मोमेंटम आ जाएगा, E बाय सी जो मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? H बाय लेमडा। मोमेंटम इज H बाय लेमडा, मोमेंटम इज H बाय लेमडा। कोई कहेगा लेमडा वेवलेंथ का अगर फोटोन है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? H बाय लेमडा। अगर लेमडा वेवलेंथ का फोटोन है, कोई पूछेगा उसका मोमेंटम क्या होगा? H बाय लेमडा। अब आपको पूछा जाएगा, दो तरीके का कहा जाएगा सरफेसेस हैं, कहा जाएगा एक है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है ना, इसका मतलब जो एनर्जी आएगी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, इसका मतलब जो एनर्जी आएगी वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर बेटा देखो, अगर आई इंटेंसिटी का रेडिएशन आ रहा है और मान लो ये ए एरिया, कितना एरिया है? तो आई वन एरिया पे 1 सेकंड में एनर्जी आएगी आई, तो ए एरिया पे 1 सेकंड में क्या आएगी? आई ए। ये आ गई जो एनर्जी वन एरिया पे आ रही है 1 सेकंड में। बेटा सब लोग इधर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये आप लोगों ने आज पीछे लाइट्स क्यों नहीं जलाई हैं? सही लग रहा है? हाँ, तो बच्चों बेटा बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। मनीष सिंह, मनीष सिंह बेटा ऐसा है कि आई ए एनर्जी आ रही है, तो कोई पूछेगा मोमेंटम कितना है? ई बाय सी मोमेंटम। 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है वो ये है, और फाइनली वो एब्जॉर्ब हो गई, मोमेंटम 0 हो गया। तो जो चेंज इन मोमेंटम आता है पर यूनिट टाइम दैट इज फोर्स। तो फोर्स क्या आ गया? आई ए बाय सी, और फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर निकालना होगा तो आई बाय सी, क्या दो आ गया? तो आई वन एरिया पे 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है दैट इज आई। तो ए एरिया पे 1 सेकंड में क्या एनर्जी आएगी? आई ए। तो आई ए एनर्जी आ रही है तो मोमेंटम क्या हो गया? आई ए बाय सी, क्या दो आ गया? ई बाय सी होता है मोमेंटम। और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो 1 सेकंड में एक एरिया पे जो एनर्जी आ रही है आई, तो ए एरिया पे क्या? आई ए बाय सी हो गया मोमेंटम इधर को, और बाद में टकराने के बाद आई ए बाय सी इधर को हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2 आई ए बाय सी। बहुत ही लल्लू लेवल की बात है। और फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर लिखना हो तो आप लिख लीजिए। हाँ जी, मेरे दोस्त प्रवीण त्रिपाठी, आप समझ पा रहे हैं? आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया। बहुत ही शानदार बात बताई आप लोगों ने, मेरे को मालूम ही नहीं था। और मैं क्वेश्चंस कराए बगैर नहीं छोड़ूंगा। टेस्ट देंगे, टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। वैसे भी टेस्ट इन नीड इज। हाँ ये देखिए, तो अगला बेटा 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी है 20, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एनर्जी आ रही है 20, और कह रहे हैं एरिया है 20, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? अगर मेरे से पूछा गया है बताइए कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी 1 मिनट में, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी 1 मिनट में, तो बेटा 1 सेकंड में एक एरिया पे 20 एनर्जी आ रही है, तो 20 एरिया पे कितनी? 20 इंटू 20, ये तो 1 सेकंड में एनर्जी आ रही है। 1 मिनट में कितनी आएगी? इंटू 60। 2 2 4, 4 6 24, 24,000 जूल्स। छी, बहुत बकवास क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया है, कह रहे हैं रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी। एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है? 1:1। छी, अगला म्यू आर एप्सिलॉन आर गिवन है, पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर एप्सिलॉन, म्यू आर यहां पे 1 दिया है तो 1.44 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1.2। अब लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? लाइट की स्पीड हो जाएगी मीडियम में c बाय n, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा यहां पे क्या जाएगी? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.2, और ये आ जाएगा 2.5।
2.5 इंटू 10 की पावर 8। बेटा बेसिकली c बाय n होता है वेलोसिटी इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्या होता है बेटा? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ईएम वेव इज प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम विद 2018 का क्वेश्चन है, आपके पास भी होगा। EM wave is propagating in a medium with a velocity v vector equal to vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y direction. अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y में है, वेव जो चल रही है वो x में चल रही है। बेटा वेव चल रही है x में, इलेक्ट्रिक फील्ड है y में, तो E क्रॉस B से V आना चाहिए। अब बेटा E B V ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक Y में एक X में, तो तीसरा है तो Z में हो सकता है माइनस Z में। तो लेकिन अगर माइनस Z में हो तो E क्रॉस B इधर को आ जाएगा, E क्रॉस B इधर को चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ जाएगी? Z में। छी, बहुत ही बकवास क्वेश्चन, घिन आ रही है ऐसे क्वेश्चन से। कह रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E बाई बी इक्वल टू C। पहले आरएमएस से आप पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए 6 बाय रूट 2, सॉरी मतलब पीक वैल्यू आएगी इंटू रूट 2 करके, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू आ गई। अगर आरएमएस निकालनी होती है पीक से, अगर आरएमएस निकालनी होती है पीक से तो रूट 2 से डिवाइड करना होता है, और अगर आरएमएस से पीक निकालना तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E बाई बी इक्वल टू C, यहां पर ये 3 इंटू 10 की पावर 8, बड़े आराम से आप सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड, अरे बाहर निकला है, चल भाई अंदर चल वापस, चल इसका जीवन समाप्त होने वाला है। हाँ ये देखिए, तो हाँ बेटा क्वेश्चन क्या है अगला? कह रहे हैं लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स 25 इंटू 10 की पावर 4। अब आप इससे डर सकते हैं फ्लक्स, लेकिन यूनिट भी तो पढ़ लीजिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वन एरिया पे 1 सेकंड में क्या एनर्जी आ रही है, इंटेंसिटी दे रखी है। कह रहे हैं इफ द सरफेस इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या कह रखा है बेटा, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बताना है फोर्स 2IA/AC। अभी समझाया था कि अगर भाई अगर रिफ्लेक्टिंग है, IA एनर्जी आ रही है बाय C, ये मोमेंटम हो गया, और टकराने के बाद IA/C मोमेंटम ऊपर को हो जाएगा, चेंज कितना आएगा? 2IA/C। बहुत ही लल्लू बात है, I भी दिया है, A भी दिया है, C बचपन से पता है, हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 2013 कर्नाटका का नीट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 4 विद रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर है, ये 4 है। अब बेटा पूछा गया है होगा क्या? बेटा एप्सिलॉन आर दिया है, म्यू आर नहीं दिया है, तो क्या ले लेंगे? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर 2। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाफ। जो वैक्यूम में वेलोसिटी है बेटा C बाय V होती है, C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। और बेटा रिफ्रैक्शन में कभी भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेस जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। अगर एक मोटी रस्सी पतली रस्सी को 10 बार हिलाया तो मोटी रस्सी हाँ कम हिलेगी, लेकिन हिलेगी 10 बार 1 सेकंड में। तो बेटा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो वेलोसिटी हाफ हो गई, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v ने वही लेना है, तो अगर वेलोसिटी हाफ हो गई तो वेवलेंथ भी हाफ हो गई, तो बेटा वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगला बेटा अगली चीज बेटा देखो, मैंने आपको बेटा अगर वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था तो बेटा वेव इक्वेशन पे जैसे क्वेश्चन नंबर ये 2012 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, ये वेव इक्वेशन पे ये वेव्स का ही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखा है सब कुछ वेव्स के बारे में।
बेटा अगर कभी भी इक्वेशन होगी y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो बेटा हमने क्या क्या सीख रखा है जरा जल्दी से बताओ फटाफट से। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई एफ। तो x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई एफ। तो यहां से आप बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं जो भी चीज पूछी जाए। और k, जो k है इसको बेटा दो नाम होते हैं, एक होता है एंगुलर वेव नंबर और एक होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। और पॉइंटिंग वेक्टर कभी कभी नाम यूज कर लेंगे या वेव वेक्टर नाम यूज कर लेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर या वेव वेक्टर। तो बेटा वो होता है k इंटू वी कैप। डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के लॉन्ग, डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के लॉन्ग, और मैग्नीट्यूड होता है k। मैग्नीट्यूड क्या होता है? k। बेटा मैंने ये सारी बातें वेव्स की हैं। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई एफ। शायद अभी अभी हमने पेपर भी दिया है तो ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने पेपर में। तो ये वेव्स के क्वेश्चन आ गए हैं ये जो कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपसे पूछा गया है के निकालिए, क्या पूछा गया है? के निकालिए, तो बेटा यहां पर जो इक्वेशन है वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, खाली के पूछा है आपसे। के होता है 2 पाई बाय लेमडा। के क्या होता है? 2 पाई बाय लेमडा। और लेमडा को क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? लेमडा क्या बन जाएगा? v बाई एफ। तो बेटा जब ये v बाई एफ पुट करेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ और ये v। और 2 पाई एफ क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा बाय v। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है। t का पड़ोसी 6 इंटू 10 की पावर 8 गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है बेटा? वेव चल रही है वैक्यूम में, तो वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो के क्या आ गया? 2। के कितना आ गया? बहुत बकवास क्वेश्चन। कह रहे हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मेंस 2012 का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? 1 बाय सी। ई बाय बी सी होता तो बी बाय ई क्या हो जाएगा? 1 बाय सी। ई बाय बी सी होता तो बी बाय ई क्या हो जाएगा? 1 बाय सी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 2011 का क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ईएम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अगर जेड एक्सिस में वेव चल रही है, अगर वेव चल रही है, ये एक्स है ये वाई है, अगर वेव चल रही है जेड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी बेटा उससे परपेंडिकुलर होंगी। अब कह रहे आई कैप जे कैप, के कैप तो आ ही नहीं सकता, के कैप में तो वेलोसिटी है तो के कैप वाला नहीं हो सकता। अब बेटा कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आई में हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जे में हो जाएगी, तभी आई कैप क्रॉस के जे कैप बनेगा के कैप। ई इधर को होना चाहिए, बी इधर को होना चाहिए, तो बेटा कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में। अगला कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? 2010 का क्वेश्चन है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन सेम फेज। ये तो ट्रू है। जब भी कोई पूछेगा फॉल्स, मैंने आपको कहा था आप ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बना लीजिए, ट्रू लिखिए। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ट्रू। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉल्स। और यही ढूंढना था, तो सी वाला आंसर है। कह रहे हैं दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। यस, सूरज चाचा से ईएम वेव्स हमारे तक आ जाती हैं, बीच में कुछ भी नहीं है तब भी। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, वही बेटा वही करना है। टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा। और जो वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? के एक्स प्लस ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी चीज होती है उसको जीरो करते हैं। सेजल उसको क्या करते हैं? जीरो करते हैं और एक्स बाई टी निकाल लेते हैं, और एक्स बाई टी निकाल लेते हैं। ये फिर से वेव्स का ही क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे को बताने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बेटा वेव किधर को चल रही है? ओमेगा टी माइनस के एक्स है। जब बीच में माइनस होता है तो किधर को चलती है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली है। टी का पड़ोसी 2 पाई एफ है, वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई 10 की पावर 6। और वेवलेंथ अगर निकालनी तो 2 पाई बाय लेमडा से कंपेयर कर लीजिए। 2 से एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, लेमडा आ जा रहा है 200। क्या जा रहा है बेटा? थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। 2009 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, 2009 का क्वेश्चन। बेटा पाए इंटू 10 की पावर -2 लिखा है, ये एक्स का पड़ोसी लिखा है। 10 की पावर -2 का 100 नीचे ले जाओगे
और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा ये चीज हो गई 200। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे, कह रहे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जिसको ये बात मालूम नहीं है मेरे को अकेले मिले थप्पड़ लगाएंगे 15-20 खाली 5 के मल्टीपल में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फेज में होती है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। छी, इतने खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहे वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी पैरेलल टू वी। अगला पूछा है 99 का क्वेश्चन है, आपके कहां तक है 99 का क्वेश्चन। कह रहे वेवलेंथ बताओ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अबे v इक्वल टू एफ लेमडा यार, लेमडा हो जाएगा v बाय एफ। v क्या होता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय फ्रीक्वेंसी 100 है, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। छी, अच्छा इसके बाद बेटा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ बेटा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और म्यू आर को क्या कह सकते हैं म्यू बाय म्यू नॉट, और एप्सिलॉन आर को क्या कह सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय। बहुत ही शानदार। हाँ बेटा ये टेस्ट के टाइम पे जो इनडिसिप्लिन करता हुआ मिला बेटा, वो अगली बार से कोचिंग में शक्ल ना दिखाए। ऐसे फालतू काम नहीं करने, पढ़ना है तो पढ़िए, मस्ती करनी है बेटा बाहर जाके करिए, है ना, खाली माहौल नहीं खराब करना बेटा। सी क्या होता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। फिर से बता दे रहा हूं, वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या आती है 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा सी बाय वी, जो कि क्या आ जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, अंडर रूट म्यू आर। बस इससे आंसर भी आ चुका है। कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको ना पहले भी एक बात बताई थी, जब डिफ्रैक्शन पढ़ा था बेटा, डिफ्रैक्शन में होता क्या है बेटा, अगर ओपनिंग लेमडा के ऑर्डर की हो तो डिफ्रैक्शन होता है बेटा। अगर बहुत छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है तो उन पे रेस फेंकी जाती है, उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न से ऑब्जर्व किया जाता है। प्लीज मेरी बात सुने, अगर बहुत छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है तो उस पर रेस फेंकी जाती है और उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न से ऑब्जर्व किया जाता है। और बेटा डिफ्रैक्शन तो तभी होता है जब ओपनिंग लैम्डा के ऑर्डर की होती है, जो साइज है उसी ऑर्डर का वेवलेंथ यूज करनी होती है। इसीलिए सॉलिड स्टेट चैप्टर में केमिस्ट्री में आपको लिखा हुआ दिया गया वहां पे कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्रिस्टल पैरामीटर्स होते हैं, वो देखे जाते हैं एक्सरेज से, क्योंकि जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो जो लैटिस साइजेस होते हैं, जो यूनिट सेल के साइजेस होते हैं उससे करस्पॉन्ड करती हैं। इसलिए बेटा हम लोग यहां पर जो एक्सरेज यूज करते हैं, क्योंकि जो लैटिस साइज होते हैं, जो ए बी सी जो आप पढ़ते हैं इसमें, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक, इन सब में जो साइजेस होते हैं ना, भले हाइट ऑफ यूनिट सेल है ना, मतलब बाकी सब तो क्यूबिक ही हुआ, उसमें तो खाली ए होता है, तो उसमें जो साइड लेंथ है ना बेटा वो एंगस्ट्रॉम में होती है, और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो भी एंगस्ट्रॉम में होती है। इसलिए उसको स्टडी करने के लिए एक्सरेज यूज करी जाती है। क्या यूज करी जाती है? तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन में आपको यह कहा गया है कि 3 इंटू 10 की पावर -4 साइज अगर पार्टिकल का, तो इसी वेवलेंथ की आपको लाइट यूज करनी है। तो बेटा मीटर में क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गई वेवलेंथ। V इक्वल टू एफ लेमडा। सी क्या होता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा 10 की पावर 14। क्या आ रही है बेटा 10 की पावर 14। अगला क्वेश्चन है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी है? एक्सरेज की। और क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए, इसके बाद क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब इसके बाद कह रहे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इसके बाद है विजिबल, एक्सरेज, माइक्रोवेव को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगाओ। इसके बाद पूछा है कौन कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है? एक्सरेज, गामा रेज, बीटा रेज। बीटा रेज नहीं होती है ना। ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार ना खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस पे बेस्ड हैं, इस पे बेस्ड हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जो कि आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। प्रोबेबली मैंने आपको समझाया होगा।
अब देखो कुछ बच्चे जो थे ना वो ना मेरी बात ना आखिरी में सुनना बंद कर गए थे, थोड़ा सा गिव अप करके। मैं समझ रहा हूँ थकान तो होती है, पर बेटा इसी थकान में पढ़ लेते हैं बच्चे तो एम्स दिल्ली पहुंच जाते हैं, और इसी थकान में थक के आराम से बेटा अंगड़ाई लेते हैं, फिर एम्स दिल्ली नहीं पहुंचते। बेटा अपने को ना लगातार कंसंट्रेट करना होगा, मेहनत करनी होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 2 मिनट हमारी बात भी सुन लेंगे यार त्रिलोक यार। तो दोस्त यार थोड़ा सा पढ़ लें यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी साथ में थोड़ी सी मेहनत कर लो तो काम बन जाएगा यार। निहारिका आज फिर बेहोश तो नहीं होने वाली हो? नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखें। अच्छा टेस्ट का टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं जरा, 1 मिनट ये दे देंगे।